video we will be discussing rest of the questions, that is from question number 6 to question number 10. Let's begin. Figure shows distance time graph of three objects A, B and C. Study the graph and answer the following questions. Now let's see first question. Which of the three is traveling the fastest? A, B and C में से सबसे फास्ट कौन चल रहा है? मीन सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? देखते हैं. The slope of distance time graph determines the speed of the object. Means distance time graph का जो slope होता है वो object की speed बता देता है. This I have explained in the video of distance time graph. You can watch that video to understand this graph very clearly. Now A, B and C में से greatest slope B का है. ये हम यहाँ पे देख भी सकते हैं. B has the greatest slope, so B is traveling the fastest. Now B part. Are all three ever at the same point on the road? क्या तीनों ऑब्जेक्ट्स किसी भी पॉइंट पे एक साथ थे? देखते हैं. Since the graph of A, B and C do not intersect at any single point, so all three are never at the same point on the road. Means कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ तीनों एक साथ इंटरसेक्ट कर रहे हो. यहाँ पे दो कर रहे हैं, यहाँ पे भी दो कर रहे हैं, पर तीनों कहीं एक साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं. इसलिए all three are never at the same point on the road. Now C part. How far has C traveled when B passes A? जब B ने A को पास किया यहाँ पर इस जगह पे, ये वाला जो पॉइंट है वहां उस टाइम पे C ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था. ऑन डिस्टेंस एक्सिस 7 स्मॉल ब्लॉक्स इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर. स्मॉल ब्लॉक्स कौन से? ये जो स्मॉल ब्लॉक्स हैं ये जब 7 हो जाते हैं तो 4 किलोमीटर होता है हमारा डिस्टेंस. तो एक स्मॉल ब्लॉक की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? 4/7. इनिशियली जब C ने शुरू करा था तो 4 ब्लॉक्स अवे था डिस्टेंस एक्सिस पे ओरिजिन से. 0 पॉइंट से बेसिकली ओरिजिन से C जो था हमारा 4 स्मॉल ब्लॉक्स अवे था. सो इनिशियल डिस्टेंस ऑफ C कितना आ गया? 4 ब्लॉक्स अवे था. 4 ये हो गया और एक स्मॉल ब्लॉक की वैल्यू 4/7 है. सो वी गेट इनिशियल डिस्टेंस ऑफ C इक्वल्स टू 16/7 फ्रॉम द ओरिजिन. ये इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है जहां से इसने चलना शुरू किया था. डिस्टेंस बिटवीन O and C when B passes A. ओरिजिन और C के बीच में कितना डिस्टेंस है जब B ने A को पास किया? ये हमने देखा था, ये वाला पॉइंट था. उस टाइम C कहाँ था? 8 किलोमीटर्स पे था. तो O और C के बीच में कितना डिस्टेंस था? सिंपली 8 किलोमीटर्स. पर क्योंकि C ने जर्नी यहाँ से शुरू करी थी 16/7 से और हमें यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है तो हमें 8 में से इसको माइनस करना होगा. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय C व्हेन B पासेस A कितना हुआ? 8 माइनस 16/7. 8 कैसे? जब B ने A को पास किया तब वो 8 किलोमीटर्स पे था और उसने जर्नी अपने 16/7 से शुरू की थी. आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट डिस्टेंस एज 5.71 किलोमीटर. ओके. नाउ डी पार्ट. हाउ फार हैज B ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस C? जब B ने C को पास किया उस टाइम पे, ये वाला जो बेसिकली पॉइंट है उस टाइम पे B ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था? देखते हैं. B has traveled 9 units by the time it passes C. B ने 9 यूनिट्स ट्रैवल की थी और हमें पता है एक यूनिट की वैल्यू 4/7 है. सो 9 को सिंपली हम ये 9 को 4/7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. वी गेट 36/7 एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग 5.14 kilometers. So B has traveled 5.14 kilometers by the time it passes C. Okay. Now let's go to the next question. Question number 7. A ball is gently dropped from a height of 20 meters. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meters per second square, with what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? एक बॉल को एक हाइट से फेंका, ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो किया गया, ड्रॉप किया गया और ये जो इसकी हाइट थी बेसिकली ये 20 मीटर्स थी.
दिस इज 20 मीटर्स की हाइट से उसको ड्रॉप किया गया। अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें ये पता चल रहा है यहाँ से क्लियरली कि वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, मींस अगर वेलोसिटी में चेंज है तो वो एक्सीलरेशन है, इसका मतलब है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सीलरेशन है। ऑल्सो इसकी यूनिट से वी आर गेटिंग टू नो दैट इट इज एक्सीलरेशन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट किस वेलोसिटी से उसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया, ग्राउंड पे आई वो बॉल, और कितने टाइम के बाद उसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया। लेट्स सी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल s इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स। जितनी हाइट से बैक का वही उसका डिस्टेंस हो, ये डिस्टेंस हो, ये जहां से आई वो ये उसका डिस्टेंस हो गया। u इज इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे होगी, उसके बाद उसमें वेलोसिटी आई है जब उसको थ्रो किया है। नाउ एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Now we have to calculate velocity first. From third equation of motion, we can easily calculate the velocity. What is third equation of motion? V square is equals to u square plus 2as. अगर हम इस u को यहाँ ले जाएं और उसके बाद वैल्यूज पुट करें तो देखते हैं v square ये रहा, u square is 0 and 2as की वैल्यू we have put 2, a is 10 and 20 is the distance. Then we have got v square is equals to 400. अब हमें स्क्वायर हटाना है v पे से v की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो वी विल पुट एन अंडर रूट ओवर 400 एंड व्हाट इज 400 अंडर रूट में जो 400 होता है इट इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ वी विल कैलकुलेट द टाइम। फॉर दिस वी विल यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी कैन सिंपली कैलकुलेट दिस वैल्यू बिकॉज वी हैव v also now, u and a, so we can simply calculate the value of t. Putting the values, v is 20, u is 0, a is 10 and t as it is. After calculating we get time is equals to 2 seconds. So the ball will strike the ground with a velocity of 20 meters per second and it will strike the ground at 2 seconds. Okay? Now come to question number 8. The speed time graph for a car is shown below. We have to find out how far does the car travel in first 4 seconds. Shade the area on the graph that represents the distance traveled by the car during the period. We know speed time graph में we can calculate the distance by calculating the area covered by an object under this graph line. Now 4 seconds के लिए हमें निकालना है 4 seconds के टाइम स्लॉट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हमें पहले शेड करना है। लेट्स शेड इट। सो दिस इज द एरिया बेसिकली, दिस रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन के अंदर जो एरिया कवर हो रहा है ये सारा एरिया, दिस होल एरिया रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। दीज 4 सेकेंड्स तक जो भी कार ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हमें शेड करना है। दिस इज द area, basically this whole area. Now the first part they have asked is how far does the car travel in first 4 seconds. We have to calculate it also. We know area under speed time graph gives the distance. We know this. Now because ये जो हमारी शेप बन रही है रेड लाइन और ग्रीन लाइन की हेल्प से, we do not know how to calculate its exact area. So we will calculate the area of this triangle and get the approximate answer. So distance is equals to area PQR. This triangle का area हम calculate कर लेंगे. It is half into base into height. Base here is 4 and height is 6. You can clearly see. ये जो 6 है ये इसकी height है, यहाँ से इसको Q पे जा रही है ये. This is the height and we get the answer as 12 meters. 12 meter is basically the answer. Its second part is which part of the graph represents uniform motion of the car. Uniform motion किससे show हो रहा है? Let's see. This A and B point represents how the uniform motion of the car is represented by the line AB. ये जो पूरी line है represent कर रही है, this whole line A to B is representing the uniform circular motion because from time t is equals to 6 seconds, 6 seconds से 10 seconds तक the speed of the car is not changing.
changing. You can clearly see here speed constant है A से B तक. So line AB represents the uniform motion of the car. Okay. Now let's go to another question. State which of the following situations are possible and give an example for each of these. First part, an object with a constant acceleration but with zero velocity. हमें बताना है क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो बट उसकी वेलोसिटी जीरो हो, और अगर ऐसा हो सकता है तो वी हैव टू गिव एन एग्जांपल. लेट्स सी. इट्स आंसर इज इट इज पॉसिबल. अब देखते हैं किस सिचुएशन में पॉसिबल है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप इन द एयर, it has constant acceleration due to gravity, that is 9.8 meter per second square, but when the object reaches maximum height, its velocity becomes zero. Means जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक पॉइंट पे जाके उसके हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी जो है जीरो हो जाती है. दिस इज जीरो हो जाती है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ग्रेविटी की वजह से. ग्रेविटी यू विल लर्न इन फर्दर चैप्टर्स. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाइट पे वेलोसिटी जाके जीरो हो जाती है और उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है. नाउ बी पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. एक ऑब्जेक्ट सर्टेन डायरेक्शन में चल रहा है लेकिन उसका एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो. क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज अगेन पॉसिबल. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, its acceleration is perpendicular to the direction of motion of the object at every instant. Means जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चलता है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन से उसका एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होता है. This thing I have taught you in uniform circular motion video. You can watch that video for the better understanding of uniform circular motion concepts. Now come to the last question of the exercise. An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 kilometers. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. एक सैटेलाइट है जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है और उस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है 42250 किलोमीटर्स. अब हमें उस सैटेलाइट की स्पीड कैलकुलेट करनी है 24 आवर्स के लिए. देखते हैं. Radius is 42,250 kilometers. Time is 24 hours. Now we have to calculate the velocity. We know circular track के लिए, circular path के लिए we have a formula to calculate the speed. It is 2 pi r upon t. 2 pi की value is 22/7. R is 42250 and time is 24. Simply by calculating we get a value in kilometers per hour, that is 11065.47 kilometers per hour.